नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस बार के एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अभी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्तव्य दिया हुआ है। और ये टॉपिक जो है वो अभी का ज्वलंत मुद्दा भी है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंधित उनको जो विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए, आज हम लोग एक तो वो पढ़ेंगे और उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ वक्तव्य दिया हुआ है, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सब जो है वो संविधान के अंदर दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के कथन है ये, जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये इस तरह का प्रावधान जो है वो चर्चा में क्यों है। सब अभी 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 सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो राज्यों को केंद्रीय एससी और एसटी मतलब केंद्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सूची है उसके अंतर्गत उप विभाजन का अधिकार है। ठीक है, उप विभाजन का अधिकार होना चाहिए या उप विभाजन का अधिकार है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा केंद्र होता है, राष्ट्रपति या फिर संसद जो है वो केंद्रीय अनुसूचित जाति की अलग सूची होती है और अनुसूचित जनजाति की अलग सूची होती है और वो हर एक राज्य के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो सूची के अंदर राज्यों को उप विभाजन का अधिकार है, उसमें से हटाना या जोड़ना नहीं, उसमें उप विभाजन का उनको अधिकार है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो यही इसी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने अपना ही जो कथन है उसको जो है वो मोड़ दिया है, मतलब उसको जो है वो उल्टा कर दिया है। कैसे? 2004 में एक केस आया था, चिन्नैया केस आया था। ठीक है, चिन्नैया केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये चीज बोली थी कि जो केंद्रीय सूची में अगर उप विभाजन करते हैं राज्य, तो उसको केंद्रीय सूची के साथ में छेड़छाड़ की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये चीज पता चल गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना वक्तव्य ही पलट दिया है यहाँ पे। तो इसमें क्या अभी दिक्कत क्या हुई है कि 2004 में भी 5 जजों की पीठ थी, इस बार भी 5 ही जज थे। तो इसलिए ये जो इसका फाइनल जो करने के लिए इसको जो है वो 7 जजों की संविधान पीठ को ये मामला सौंप दिया गया है। तो अभी एज ऑफ नाउ इसकी ये स्थिति है। अब हम लोग इसका आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उसके वक्तव्य क्या हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या वक्तव्य हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला वक्तव्य उन्होंने बोला कि जो राज्यों को जो है वो उप विभाजन का अधिकार होना चाहिए, वो संसद की जो केंद्रीय सूची उसके साथ में छेड़छाड़ की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि आरक्षण जो है उसका लाभ जो है वो निम्नतम तबके तक पहुंचना चाहिए, मतलब आरक्षण जो दिया जा रहा है उसका जो लाभ है वो निम्नतम तबके तक पहुंचना चाहिए। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि वर्तमान में स्थिति यही है कि इसके जो परिलाभ हैं वो सिर्फ कुछ समूहों तक ही पहुंच रहे हैं या कुछ लोगों तक ही पहुंच रहे हैं, निम्नतम तबके तक जो है अभी तक इसके परिलाभ नहीं समझ रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। चौथा क्या है, इन्होंने बोला कि जिन्हें लाभ मिल चुका है और फिर जो लोग ऊपर आ गए हैं इसके तहत, उन्हें इसका पुनः लाभ दिया जाना उचित नहीं है। इन्होंने ये बोला कि इनको पुनः लाभ देना उचित नहीं है। और पांचवा इन्होंने क्या बोला कि जो केंद्र की एससी एसटी की जो सूची है वो एक असमान समूह बन गया है, बन गया। ठीक है, तो ये 5 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कथन है। उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो आरक्षण जो है ना, या आरक्षण या कोई भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रावधान है उनका जो फायदा है वो निम्नतम तबके तक अंदर तक पहुंचना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये बोला कि वर्तमान में जो परिलाभ है वो कुछ ही समूह के द्वारा उठाए जा रहे हैं और वो अपने आप में ऊपर आ रहे हैं, लेकिन जो सभी तबके हैं उनको समानता से ये परिलाभ नहीं मिल रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि जिनको पहले ही ये लाभ मिल चुके हैं और जो लोग इन वर्गों में ऊपर आ चुके हैं उनको पुनः ये लाभ देना जो है वो उचित नहीं है। और फाइनल उन्होंने ये बोला कि जो केंद्र की जो एससी एसटी की सूची है ये एक असमान समूह है, मतलब उन्होंने ये बोला कि जो इसके अंतर्गत क्या हो गया है कि जो ये जो जातियां हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उसके अंदर जो है वो असमान वर्ग में विभक्त हो चुका है, मतलब उसमें वर्गों में जो है वो असमानता पैदा हो गई है उसके अंदर ही।
जो है एक तरह की असमानता पैदा हो गई है। मतलब कि कुछ वर्ग जो है बहुत ऊपर उठ चुके हैं और कुछ लोग आज भी जो है वो बहुत ही गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये बोला। तो अब हम लोग, ये तो सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य थे। अब हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो संविधान के आधार पर सही है या नहीं, या संविधान में इसके क्या क्या उपबंध है। और हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम लोग उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान के अंदर जो है भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 ये जो अनुच्छेद हैं, और अनुसूची 5 एवं 6 ये पूरा जो है उसमें अपना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रावधान है वो पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 और अनुसूची 5 और 6, ठीक है। तो अभी हम लोग इनको, इनके सभी जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद, इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला अनुच्छेद हमारा आता है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो ये अनुच्छेद 330 बोलता है। फिर आता है अपना अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 क्या बोलता है? कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों, जहां जहां पे भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात होती है वहां वहां पे आंग्ल भारतीयों की भी बात होती है। इनके प्रावधान को भी हम लोगों को साथ में ही स्टडी कर लेते हैं। अनुच्छेद 332 सेम चीज है, जिस तरह से यहाँ लोकसभा है यहाँ पे विधानसभा, ठीक है। विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। चौथा आ गया अनुच्छेद 333, इसमें यही सेम चीज, विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण के जो प्रावधान किए गए हैं वो है। अब देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट हमारा अनुच्छेद आ जाएगा, अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 क्या कहता था? जब शुरू में आरक्षण लागू हुआ था उस समय ये केवल 10 साल के लिए लागू था। उसको आगे बढ़ाते हुए जो है वो इसको जो है वो अभी 2030 तक जो है वो इसको लागू कर दिया गया। तो इसके रिलेटेड हम लोग प्रावधान पढ़ेंगे। अनुच्छेद 334 बोलता है कि 70 साल में आरक्षण, अब जो है वो 80 हो चुका है, का समाप्त होना, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड जो है वो देखो 2009 तक तो जो है वो ये मतलब ये अमेंडमेंट आ गए थे। हम लोग 2 अमेंडमेंट ऐसे पढ़ेंगे, एक तो 2009 में आया था और एक अभी 2020 में आया था। तो 95th अमेंडमेंट जो है या संशोधन जिसको बोलते हैं वो आया था 2009 में। इसके तहत ये जो प्रावधान था वो 70 साल तक ही लागू था। 70 साल के बाद में इसको 60 साल तक ही लागू था। 60 से उसको 2025 जनवरी 2020 तक जो है वो इसको बढ़ा दिया, 2009 इसके अंतर्गत। और फिर आया अभी वर्तमान में ये करंट अमेंडमेंट आया है, 126वां संविधान संशोधन आया है। उसके तहत जो है वो 2020 में आया ये। इसके तहत इसको 25 जनवरी 2030 तक इसको जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 334। इसके अंतर्गत ये 2 संविधान संशोधन बहुत जरूरी है, आप याद रखना इसको। फिर आता है अनुच्छेद 335। इसमें क्या है? नौकरी, पदों इत्यादि में SC ST के लिए दावा, मतलब उनको जो विशेष जो दावे उनके द्वारा जो किए जा रहे हैं उन SC ST का जो दावा है उसको जो है नौकरी और पदों में इसको
बताया गया है। और इसके लिए अंतर्गत जो है वो एक 82वां संशोधन हम लोग पढ़ सकते हैं। 82वां संविधान संशोधन क्या कहता है? एक तो जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं सरकारी नौकरी के लिए, जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं, एक तो वो, और एक आरक्षण में जो उसके लिए आरक्षण, और उसके अलावा जो है वो जो पद है, मतलब वर्तमान में जो संवैधानिक पद है या फिर जो नौकरी में जो पद है उनमें प्रमोशन के लिए जो पात्रता है या मापदंड है, तो वो एक तो मूल्यांकन हेतु न्यूनतम अंक प्लस पदोन्नति के मापदंड। ठीक है, मूल्यांकन के लिए न्यूनतम अंक और एक पदोन्नति के मापदंड, इन दोनों को जो है वो केवल और जो है वो घटाया जा सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 335 के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये 82वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ सकते हैं। मूल्यांकन हेतु न्यूनतम अंक, पदोन्नति के मापदंड, इन दोनों को घटाया जा सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 335। उसके अलावा एक दो नॉर्मल है। एक तो अनुच्छेद 336 बोलता है कि किसी खास सेवाओं में, जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त जो है वो कुछ खास सेवाएं थी, जैसे रेलवे, डाक आदि की सेवाओं में जो है वो आंग्ल भारतीयों को विशेष रूप से आरक्षण दिया गया था। और एक अनुच्छेद 337 बोलता है कि इनके जो शिक्षा हेतु अनुदान, किसको? आंग्ल भारतीयों को शिक्षा हेतु विशेष अनुदान के प्रावधान अनुच्छेद 337 में किए गए। लेकिन ये दोनों जो प्रावधान है वो 1960 में जो है वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को समाप्त कर दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है अपना एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 जो है वो बोलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आयोग की व्यवस्था ये करता है। इसके अंतर्गत जो है वो इस आयोग का गठन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कब करेगा? तो संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर कर देगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति ने 1960 में एक आयोग का गठन किया जिसको कि अनुसूचित जाति आयोग कहा गया था ऑब्वियसली, और उसका नाम था, एक मिनट में आपको बता देता हूं, ये है UN ढेबर। और फिर 2002 में जो है वो इनके लिए एक और आयोग का गठन हुआ जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, UN ढेबर और दिलीप सिंह भूरिया, 1960 और 2002 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आयोगों का गठन किया गया था। ये किसके लिए किया गया था? तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन संबंधी जो प्रावधान थे, जो अनुसूचित क्षेत्र गठित होते हैं उनके प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है उनके लिए इन आयोगों का गठन किया गया था। ठीक है, तो यह हो गया अनुच्छेद 338। उस अनुच्छेद 338 में भी क्या हुआ कि एक संशोधन हुआ, 89वां संशोधन। दो 2003 में जो है वो 89वां संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत जो है वो ये कहा गया कि जो अनुसूचित जनजाति का आयोग जो है वो अलग कर दिया गया, और इसके लिए एक अनुच्छेद 338 ए जो है वो लागू किया गया। तो 2003 में क्या किया, 89वां संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का जो आयोग है इसको अलग कर दिया गया, इसका अनुच्छेद 338 ए इन्होंने लागू किया। तो अभी वर्तमान में जो अनुसूचित जाति का आयोग अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति का आयोग 338 ए। और इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जाति का जो आयोग है, जो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति का जो आयोग है वो अन्य पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय के लिए भी कार्य करेगा। मतलब ये आयोग क्या करता है, पहली बात तो कि उनके संवैधानिक अधिकारों और उनके जो कल्याण के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनकी जांच करता है और उसकी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को या राज्यपाल को देता है। ठीक है,
तो ये जो है वो अनुसूचित जाति का आयोग अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय तीनों के लिए जो है वो ये कार्य करता है। अनुच्छेद 338 हो गया, 338A हो गया। अभी एक नॉर्मल अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 339। ये एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसका मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा। ये अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो है वो ये आयोग है। इसमें केंद्रीय नियंत्रण, एक तो अनुसूचित क्षेत्र जो होता है उसमें एक तो केंद्रीय नियंत्रण चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का के निर्देश जो है वो उसके अंदर चलते हैं, और उनके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उससे रिलेटेड जो है अनुच्छेद 339 है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 जो है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आयोग। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जो आयोग है उसको हम लोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत लेते हैं। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत क्या है, दो आयोग अब तक गठित हो चुके हैं। पहला आयोग गठित हुआ था 1953 में, पहला आयोग गठित हुआ था 1953 में। यस, पहला आयोग 1953 में गठित हुआ था, काका कालेलकर उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उसमें से कोई भी जो उसके रिकमेंडेशन है वो अप्रूव नहीं हो पाए। उसके बाद आया है 1970 में गठित हुआ, 1980 में गठित हुआ मंडल आयोग। ठीक है, 1980 में जो 1979 में ये गठित हुआ था मंडल आयोग, 1980 में जो है वो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसको भी इतना सीरियसली नहीं लिया गया था अनटिल एंड अनलेस 1990 में जो है वो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा हो गई। 1990 में जब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा हुई, जब वीपी सिंह गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे इस मंडल आयोग की सिफारिशों को सीरियसली लिया गया। तो इस तरह के ये आयोग जो है वो यहाँ पे गठित हो चुके हैं। अब देखते हैं कि संविधान में कहां कहां पे जो पिछड़े वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कहां कहां पे जो है वो वर्णन किया गया है, कहां कहां पे इनका नाम आता है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में दो जगह आता है, एक तो न्याय, कौन कौन सा न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय है, एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और दूसरा आता है समता। किसकी, एक तो प्रतिष्ठा और अवसर, इनकी समता, इन दोनों के जो प्रावधान है इसके अंतर्गत एक तो न्याय किस तरह से दिया जाएगा कि कोई अगर पीछे बहुत पिछड़ा वर्ग है या बहुत गरीब है तो उसको ऊपर उठाने के लिए उसको विशेष प्रावधान देना, ये एक तरह से न्याय हो गया। और दूसरा समता समानता, यही कि उसको अवसर, मतलब कि नौकरियां वगैरह में उनको आरक्षण वगैरह देकर के उनको ऊपर उठाना, ये एक अवसर की समानता हो गई। तो ये दो चीजें जो है वो प्रस्तावना में इनके प्रावधान है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि और कहां कहां के संविधान में इसका उल्लेख है। तो एक तो है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 में कहा गया है सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद, ये दोनों कौन से अनुच्छेद है, तो ये है मौलिक अधिकार के। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत ये अनुच्छेद आते हैं। इसके अंदर कहा गया है नागरिकों का पिछड़ा वर्ग। उसके बाद आता है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, इसके अंतर्गत कहा गया है कमजोर लोगों का वर्ग। और फिर आता है अनुच्छेद, ये आता है हमारा डीपीएसपी, और अनुच्छेद 340, इसके अंतर्गत सेम यही चीज कही गई है,
नागरिक सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ये भी यहाँ पे भी यही चीज कही गई। अनुच्छेद 340 अभी तुरंत हमने पढ़ा है, ओबीसी के लिए जो आयोग है, पिछड़े वर्गों है तो आयोग जो है उसका गठन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो ये सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इसमें भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए संविधान में कौन कौन सी जगह पे इसका पिछड़े वर्गों का जो है वो वर्णन किया गया और उनके संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्तव्य दिया था जो उस टाइम पे, वो वक्तव्य जो है वो सही है कि नहीं। हमने अनुच्छेद 341 और 342 दोनों अभी तक स्टडी नहीं किए, उनको अब हम स्टडी करेंगे। पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या संविधान ने ये बताया कि कौन अनुसूचित जाति होगी और कौन अनुसूचित जनजाति होगी या कौन पिछड़ा वर्ग होगा? नहीं, संविधान में इन जातियों का कोई उल्लेख नहीं है। इन जातियों इनमें कौन कौन सी जातियां सम्मिलित होंगी इसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है। इसका फिर ये कौन करेगा? ये करेगा राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा? तो अनुच्छेद 341 जो है वो एससी से संबंधित है और अनुच्छेद 342 जो है वो एसटी से संबंधित है। इन दोनों अनुच्छेदों में जो है वो ये जातियां सम्मिलित है। अब राष्ट्रपति ये कैसे करेगा? तो राष्ट्रपति क्या करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श करेगा। ये राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श करके जो है वो एक अधिसूचना जारी करेगा। ठीक है, अब ये जो अधिसूचना है, जो राष्ट्रपति ने एक बार इस अधिसूचना को जारी कर दिया, उस अधिसूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास ही है। वर्तमान में ये कहा गया है, अगर इस अधिसूचना में से किसी भी जाति को जोड़ना है, इसको घटाना है, तो संसद ही ये काम कर सकती है और किसी के पास में अधिकार नहीं है, ना ही राष्ट्रपति के पास में अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी कर दी फिर वो नई अधिसूचना जारी करके पहले वाली को बदल दे, वो भी नहीं कर सकता। केवल और केवल संसद ही ये काम कर सकती है कि कोई भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है उसके अंदर परिवर्तन करना, मतलब किसी को भी जोड़ना या फिर उसको घटाना, केवल और केवल संसद के हाथ में है। ठीक है, तो ये काम हो गया। और उसके अलावा अपन ने दो और चीजें देखी थी कि पिछड़ा वर्ग का भी जो है वो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आंग्ल भारतीय जो समुदाय है, वो समुदाय कौन होते हैं? वो समुदाय ये होते हैं कि जिनके पिता या फिर उनके पुरुष पूर्वज जो है वो स्थायी रूप से भारत में बस गए हो, उनको जो है आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है। और उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए उनको जो है वो इस तरह का मनोनीकरण का जो है हमारा प्रावधान जो है वो किया गया है। इनके लिए जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं और विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय के मनोनयन का प्रावधान रखा गया है, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल उसको सही माने तो ये जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या बोला है अभी कि इनके अंदर उप विभाजन का अधिकार, देखो ये जो है वो है संसद को क्या है? संशोधन का अधिकार है। संशोधन अगर करना है, किसी जाति को जोड़ना है, घटाना है, तो वो सिर्फ संसद कर सकती है। लेकिन राज्य अगर चाहे तो उसका उप विभाजन कर सकता है, मतलब कोई जाति इसमें जोड़ी या घटाई नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वर्गों को अलग अलग किया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये इस प्रकार का निर्णय जो है वो आगे आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। 7 जजों की संविधान की बेंच जो है वो इसका फैसला करेगी। तो ये हमारा दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंधित जो भी विशेष प्रावधान थे वो हमने पढ़ लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी हमने पढ़ लिया, और उसके अलावा जो किसके हाथ में ये जब अधिकार है वो भी हमने पढ़ लिए। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।